गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। हमारी जो 12th के सिलेबस में इकोनॉमी की जो बुक है इकोनॉमिक्स की, दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया था, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो फर्स्ट बुक थी आपकी वो माइक्रो इकोनॉमिक्स थी। अब हम सेकंड जो बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसका मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर ही इंट्रोडक्शन है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, देखिए 1933 में रैगनर फ्रिस एक इकोनॉमिस्ट थे जो कि ऑस्लो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड थे और नॉर्वे से थे। उन्होंने इकोनॉमिक्स को इजी बनाने के लिए, ताकि इसकी स्टडी इजी हो जाए, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, कब किया? 1933। तो वो 2 पार्ट्स क्या थे? माइक्रो इकोनॉमिक्स जो हम अब तक पढ़ते आए थे और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो हम अब स्टार्ट करने वाले हैं। जब हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा था तो उसके इंट्रोडक्शन में हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में भी पढ़ा था। अब हम पूरा डिटेल में मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला ही क्वेश्चन आता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको पता ही है, चलो पहले आपको एक बार माइक्रो इकोनॉमिक्स बता दें। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हिंदी में व्यष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो हम स्टडी करते हैं दैट इज रिलेटेड टू इंडिविजुअल प्रॉब्लम। एक व्यक्ति, एक फर्म, एक गृहस्थ, एक उद्योग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करते हैं वो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। और इसे प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ फर्म, प्राइस डिटर्मिनेशन की थ्योरी कहा जाता है। इसे कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। अब आइए मैक्रो इकोनॉमिक्स पर, क्या होती है समष्टि अर्थशास्त्र। देखिए, इट स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट एग्रीगेट लेवल। एग्रीगेट होता है समग्र, यानी जो हम स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में वो पूरी होल लेवल यानी पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम से रिलेटेड है। तो मैक्रो इकोनॉमी स्टडीज़ जो करता है दैट इज़ रिलेटेड टू एग्रीगेट लेवल, यानी पूरा समस्त प्रॉब्लम्स के बारे में। एट द लेवल ऑफ एंटायर इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी में। इंडिविजुअल माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता था, यानी संपूर्ण अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हम लोग स्टडी करते हैं वो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। इसे आय और रोजगार का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो क्या था माइक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो स्टडी की जाती है वो होती है इंडिविजुअल लेवल की प्रॉब्लम्स से, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो स्टडी की जाती है वो होल लेवल, एग्रीगेट लेवल की प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है, जैसे कि रोजगार की समस्या और क्या हो सकती हैं, राष्ट्रीय आय से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बार दोबारा से देख लेते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज़ अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ एग्रीगेट लेवल ऑफ द एंड यू कैन से द प्रॉब्लम ऑफ होल इकोनॉमी, सारी इकोनॉमी की प्रॉब्लम से स्टडी कराता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक नोट डाला है मैंने। प्रोपाउंडर्स है, प्रोपाउंडर्स होता है प्रतिपादक, जिन्होंने उसका प्रतिपादन किया है। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो था उसके जो प्रतिपादक हैं वो हैं क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, जैसे कि एडम स्मिथ है, मैथ्यूस है और रिकार्डो। और जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्रोपाउंडर्स न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, मार्शल और पिगू। मार्शल का ज़्यादा रोल है।
तो थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम में क्या था कि नेशनल इनकम को किस तरह से काउंट किया जाता है, कैसे नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जाता है, वो थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम में पढ़ी जाती है। ये आपका एक चैप्टर भी है, 4th 5th यहाँ पे। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्या था कि थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में बेरोज़गारी, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस की जाती हैं। टोटल डिमांड क्या है, मींस एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट और इन्वेस्टमेंट की क्या पोजीशन है, मल्टीप्लायर की क्या पोजीशन है, ये सारा कुछ थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आता है थ्योरी ऑफ मनी, मुद्रा का सिद्धांत। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम मनी के वर्क क्या हैं, मुद्रा क्या काम करती है, मुद्रा चलन में कैसे आई, ठीक है, और इसमें हम फाइनेंशियल और जो बैंक्स वगैरह हैं हमारे, उनकी स्टडी भी करेंगे। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, मीन्स सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत। सामान्य कीमत स्तर के सिद्धांत में हम क्या पढ़ेंगे कि इसको डिटरमाइन कैसे किया जाता है, इसका निर्धारण कैसे किया जाता है और इसमें क्या परिवर्तन करने होते हैं, मुद्रास्फीति और विस्फीति, इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी के बारे में हम पढ़ेंगे। वो सारा आपका थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल में आएगा। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत में हम जो हमारे देश का अलग अलग कंट्रीज़ के साथ या विभिन्न देशों में जो आपस में व्यापार पाया जाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पाया जाता है, उसकी स्टडी करेंगे। इसमें ट्रैफिक्स क्या क्या हैं और क्या इसकी थ्योरीज हैं और संरक्षण वगैरह आदि सारी प्रॉब्लम्स को इसमें प्रॉपर स्टडी किया जाता है। और आपका नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास कैसे हो, यानी आर्थिक विकास का सिद्धांत। इस अर्थशास्त्र में हम क्या करते हैं, आर्थिक विकास से रिलेटेड समस्याओं के बारे में स्टडी करते हैं कि गवर्नमेंट की जो फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज़ है उनकी स्टडी करते हैं, बजट्स वगैरह भी हमारा इसमें आता है सारा कुछ। तो ये है आपके स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स और ये आपके चैप्टर्स के पार्ट्स भी हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे डिफरेंसेस। डिफरेंसेस बिटवीन मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो डील्स करता है विद इकोनॉमिक इश्यू रिलेटेड टू स्मॉल यूनिट, छोटी छोटी यूनिट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है, इंडिविजुअल्स जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे इंडिविजुअल फर्म हो, हाउस होल्ड सेक्टर हो, मे बी इंडस्ट्री हो, कंज्यूमर हो, तो इससे रिलेटेड जितनी भी इश्यूज होते हैं उनकी स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र में की जाती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज एट द लेवल ऑफ द इकोनॉमी एज होल। तो मैक्रो इकोनॉमिक जो होता है, समष्टि अर्थशास्त्र है, वो पूरी इकोनॉमी से रिलेटेड जितनी भी इश्यूज होते हैं, सारी इकोनॉमी के, पूरी अर्थव्यवस्था की जो भी समस्याएं होती हैं उनकी स्टडी करता है। नेक्स्ट है इट इज़ बेसिकली कंसर्न विद डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस इन द मार्केट। माइक्रो इकोनॉमिक्स को थ्योरी ऑफ प्राइस भी कहा जाता है और यह प्राइस जो कीमत निर्धारण है उस मार्केट में, जो बाज़ार में जो कीमत निर्धारण है उससे ज़्यादा कंसर्न है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर बात करते हैं तो इट इज़ बेसिकली कंसर्न विद डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट आउटपुट एंड जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी एज अ होल, कि पूरी इकोनॉमी में सामान्य कीमत स्तर क्या है और संपूर्ण उत्पादन क्या है, उससे रिलेटेड होता है। थर्ड कहता है स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स अज्यूम्स दैट मैक्रो वेरिएबल रिमेन्स कांस्टेंट। तो जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं, हम जब व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं, तो हमें ये मान लेना चाहिए कि वो सारे एलिमेंट जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स पर इफ़ेक्ट करते हैं वो यहाँ पर कांस्टेंट होने चाहिए, यानी समष्टि जो आर्थिक चर हैं वो यहाँ पर कांस्टेंट रहेंगे, स्थिर रहेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। और ऐसा ही मैक्रो इकोनॉमिक्स में होता है। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो हम मान लेते हैं कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल हैं वो यहाँ पर कांस्टेंट रहेंगे।
प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स आर थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो मुख्य कंपोनेंट है दैट इज उपभोक्ता का संतुलन, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता संतुलन का सिद्धांत। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स आर, वो क्या क्या हैं, वो आपके हैं, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन वो आपके हैं, नेशनल इनकम से रिलेटेड है, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी से रिलेटेड है। इसके अलावा कुछ और भी डिफरेंसेस है हमारे पास, अब हम वो करते हैं। जब भी आप डिफरेंसेस दोगे तो आपको डिफरेंसेस इस तरह से लिखना है। पहले आप हेडिंग लिखोगे सबसे पहले कि डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर आप 3 कॉलम्स लेंगे जिनमें से एक कॉलम छोटा होगा जो कि डिफरेंसेस का बेस बताएगा, और बाकी आपको जिनके डिफरेंस करने हैं, 2 पॉइंट्स हैं तो 2 का करेंगे, 3 है तो 3 का। तो यहाँ पे फ़िलहाल हमें माइक्रो और मैक्रो करना है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही ये डिटेल में बताया था, लेकिन एक बार हम इन डिफरेंसेस को भी कर लेते हैं। देखिए डेफिनेशन दोगे पहले आप कि माइक्रो इकोनॉमिक जो है वो इंडिविजुअल लेवल के इश्यूज़ को स्टडी करता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो आपके होल लेवल, ठीक है, यानी कंप्लीट इकोनॉमी की जो इश्यूज होते हैं उन मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमी की सारी प्रॉब्लम्स की स्टडी कराता है। और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है कंसर्न विद ये आपके हाउस होल्ड फर्म्स और इंडिविजुअल हाउस होल्ड इंडिविजुअल फर्म से रिलेटेड होता है, और ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल और नेशनल आउटपुट, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह से। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स है इसका जो डिमांड साइड है, आपका जो मांग स्तर है वो यहाँ पर मैक्सिमाइजिंग उपयोगिता, मैक्सिमाइज यूटिलिटी होनी चाहिए। ऑन डिमांड साइड इज़ टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी, वेयर एज ऑन सप्लाई साइड इज़ टू मिनिमाइज प्रॉफिट एट मिनिमम कॉस्ट। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि डिमांड की तरफ से यहाँ पर यूटिलिटी अधिकतम होनी चाहिए, और प्राइस की तरफ से जो मिनिमम कॉस्ट होना चाहिए इसका। और यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, कीमत नियंत्रण होना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, बैलेंस जो है आपके BOP BOT ये फेवरेबल होने चाहिए। बेसिस प्राइस मैकेनिज्म विच ऑपरेट विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ये इसके बेसिस हो जाएंगे। अजप्शन में बताया था वहाँ थोड़ा इजी था जो मैंने पहले कराया था, बस ये भी मैंने लिखा हुआ है तो उसको भी देख लेते हैं। अजप्शन आप पहले वाली ही लेना कि जो माइक्रो अगर इकोनॉमी की स्टडी करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमी के वेरिएबल्स कांस्टेंट होने चाहिए, और मैक्रो इकोनॉमी की स्टडी करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमी की वेरिएबल्स कांस्टेंट होने चाहिए। ठीक है, और लिमिटेशंस क्या हैं, एक्सीडेंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, मोस्टली एम्प्लॉयमेंट पर इतना प्रॉपर ध्यान नहीं दिया था, यहाँ पर सब चीज़ को मैक्रो इकोनॉमिक्स में इन्वॉल्वमेंट होता है। ये सारे पॉइंट्स जो हम करते आए हैं, नेशनल इनकम वगैरह। ठीक है, तो मेन आपको जो पहले मैंने कराए थे वही अच्छे से लर्न करने, ये सिर्फ एक तरह से बेस था दिखाने के लिए। यहाँ से आप 1-2 पॉइंट्स ले सकते हैं, वो लैंग्वेज भी इजी थी। अब आता है हमारा 4 मेजर सेक्टर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के 4 मुख्य क्षेत्र कौन से हैं? देखिए 4 मुख्य क्षेत्र होते हैं यहाँ पर। प्रोड्यूसर सेक्टर जिसको हम उत्पादक क्षेत्र कहते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर जिसे गृहस्थ क्षेत्र कहा जाता है, गवर्नमेंट सेक्टर जिसको सरकारी क्षेत्र कहा जाता है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर शेष विश्व यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। ये मैं आपको चारों एक्सप्लेन करती हूँ, अभी आपको बहुत अच्छे से करना है क्योंकि हमारे जो आने वाले चैप्टर हैं वहाँ पर इनका मॉडल्स है, तो हमें इनकी अगर मीनिंग अच्छे से पता होगी तो हम मॉडल्स को इजीली कर सकते हैं। तो पहला था प्रोड्यूसर सेक्टर, उत्पादक क्षेत्र। क्या करता है? उत्पादक क्षेत्र जो होता है वह वस्तुओं और सेवाओं, गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये हाउस होल्ड सेक्टर से जो हमारा गृहस्थ क्षेत्र है वहाँ से प्रोडक्शन के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेता है, यानी उत्पादन के साधनों को लेता है, और उत्पादनों की सहायता से ये गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। फिर जो इसने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की हैं वो हाउस होल्ड सेक्टर को दे देता है, हाउस होल्ड सेक्टर उनका कंज्यूम करते हैं, और उन गुड्स और सर्विसेज की पेमेंट प्रोड्यूसर सेक्टर को करते हैं। ठीक है, ये प्रोड्यूसर सेक्टर का काम था। हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर और भी क्या करता है? प्रोड्यूसर सेक्टर गवर्नमेंट को टैक्सेशन देता है, यानी जो सरकार है उसको टैक्स वगैरह
देता है, गवर्नमेंट से सब्सिडीज लेता है, आर्थिक सहायता लेता है। सेकंड है हाउस होल्ड सेक्टर, गृह क्षेत्र। हाउस होल्ड सेक्टर जो क्या होता है, ये उत्पादन के जो साधन होते हैं उनके स्वामी होते हैं ये, ठीक है। और हाउस होल्ड सेक्टर प्रोडक्शन के फैक्टर्स प्रोड्यूसर सेक्टर को देता है और बदले में अपने फैक्टर्स की कीमत लेता है। जैसे कि अगर उसने पैसे दिए हैं, कैपिटल दी है, तो उससे क्या लेगा, इंटरेस्ट लेगा। अगर श्रम दिया है तो सैलरी और वेजेस लेगा। अगर बिल्डिंग वगैरह दी है तो रेंट लेगा। एंटरप्रेन्योरशिप दिया है तो प्रॉफिट लेगा, ठीक है। और फिर हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर के द्वारा जो भी गुड्स और सर्विसेज बनाई गई हैं उनका कंजप्शन करता है और इसके बदले में ये प्रोड्यूसर सेक्टर को पेमेंट करता है गुड्स और सर्विसेज की। अब है थर्ड, गवर्नमेंट सेक्टर, जिसको सरकारी क्षेत्र कहा जाता है। दिस सेक्टर प्रोवाइड्स सब्सिडीज एंड कलेक्ट टैक्सेशन। गवर्नमेंट सेक्टर का काम होता है कि प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर से टैक्स लेकर इनकम करना। गवर्नमेंट की इनकम फाइन के थ्रू होती है, एस्टीट्स वगैरह के थ्रू होती है और टैक्स के थ्रू होती है। तो गवर्नमेंट टैक्स वगैरह की हेल्प से अपनी इनकम कमाता है और प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर को आर्थिक सहायता देता है, जैसे कि पेंशन दे देता है, वृद्धावस्था पेंशन है, फर्म्स वगैरह को छूट देता है, पैसे भी अवेलेबल कराता है प्रोडक्शन के लिए। और लास्ट है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर का मतलब है शेष विश्व क्षेत्र। दिस सेक्टर इंक्लूड्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ये जो सेक्टर है इसमें आता है आयात और निर्यात, एक देश से दूसरे देश के बीच होने वाला लेन देन, ठीक है। आयात और निर्यात के अलावा पैसे वगैरह लेना, कैपिटल्स वगैरह ये लेना देना और ट्रांसफ़र इनकम्स पेमेंट्स, ये भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड करता है। नेक्स्ट आता है आपका 4 एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। समष्टि अर्थशास्त्र के 4 तत्व हैं। पहला है ग्रॉस डिमांड, सकल मांग। एलिमेंट्स है, ये ध्यान रखना, वो सेक्टर्स थे, ये 4 सेक्टर्स थे और ये एलिमेंट्स हैं। ग्रॉस डिमांड, सकल मांग, यानी सकल मांग जानते हो आप, ग्रॉस सप्लाई, जनरल प्राइस लेवल, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ऑन सेविंग, ठीक है। और नेशनल इनकम 5 हैं। तो अब हमारा अगला टॉपिक आता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। देखिए आपको पता है इकोनॉमी 3 टाइप्स की होती हैं। एक थी हमारे पास कैपिटल इकोनॉमी जिसको हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते थे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जिसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता था, और दूसरी थी हमारी सोशल और एक थी मिक्स। तो हम यहाँ पर कैपिटलिज्म यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं, कैपिटल इकोनॉमी भी कह सकते हैं आप। क्या होती है ये, चलो पहले हम इसका मीनिंग जान लेते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज आर दोज इकोनॉमीज इन विच इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर लेफ्ट टू द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस। मीन्स जो हमारे पास मार्केट फोर्सेज होती हैं, डिमांड एंड सप्लाई, उनके द्वारा जिस इकोनॉमी को फ्री छोड़ दिया जाता है, यानी जहाँ पर मार्केट ये डिमांड और सप्लाई का इतना इफ़ेक्ट नहीं होता, जहाँ पर प्राइवेट लोगों के हाथ में जो इकोनॉमी होती है, ठीक है, जिस अर्थव्यवस्था पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, वो आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है। प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू प्रोड्यूस दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हाईली डिमांडेड। यहाँ पर जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो उत्पादक हैं, वो फ्री होते हैं, वो अपनी मर्जी से कोई भी लीगल काम कर सकते हैं, कोई भी गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं जिनकी मार्केट में डिमांड है, दैट दे आर एबल टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, और सो दैट दे आर एबल, ताकि वो अपना अधिक से अधिक लाभ कमा सकें, ठीक है। तो
तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरफेयर ज़्यादा नहीं होता, गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होता, और यहाँ पर जो प्राइवेट लोग होते हैं, जो निजी व्यक्ति होते हैं, यह अर्थव्यवस्था उन व्यक्तियों की होती है, निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। यहाँ पर ये अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइजेशन करने के लिए अपनी मर्जी से कोई भी गुड्स और सर्विसेज बना सकते हैं, लेकिन वो लीगल हो। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसकी फीचर्स है नंबर 1 प्राइवेट ओनरशिप, निजी स्वामित्व। निजी स्वामित्व मीन्स ये जो आपकी पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होती है, यहाँ पर प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स होते हैं वहाँ पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, यानी वही लोग इसको ऑपरेट करते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार वो कितनी भी संपत्ति रख सकते हैं। सेकंड है प्रॉफिट मोटिव। इस अर्थव्यवस्था का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है लाभ कमाना, अधिक से अधिक लाभ कमाना इनका मुख्य उद्देश्य होता है। थर्ड है इंडिपेंडेंस ऑफ बिजनेस, व्यावसायिक स्वतंत्रता। ये इकोनॉमी में व्यक्ति अपनी मर्जी से कोई भी बिजनेस कर सकता है, उसे पूर्ण स्वतंत्रता होती है कि वो क्या काम करना चाहता है। ठीक है, उस पर किसी तरह का कोई ना तो उसे फोर्स किया जाता है, ना उसके पास उस पर कोई दबाव होता है, और ना ही कोई रेस्ट्रिक्शन होती है। फोर्थ है कंज्यूमर सोवर्जिनिटी, उपभोक्ता प्रभुता। इसमें क्या होता है, उपभोक्ता, इस जो प्रणाली होती है, ये जो अर्थव्यवस्था होती है, यहाँ पर उपभोक्ता प्रभुता पाई जाती है। मीन्स उपभोक्ता जिन गुड्स को, जिन सर्विसेज को ज़्यादा पसंद करते हैं, जिन गुड्स और सर्विसेज को उपभोक्ता ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ ज़्यादा बनाई जाती हैं। कंज्यूमर को देखते हुए, उसकी पसंद नापसंद को देखकर यहाँ पर प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, और जो वस्तुएं उपभोक्ता कम पसंद करता है वो गुड्स कम बनाई जाती हैं, क्योंकि उपभोक्ता पसंद करेगा तभी वो परचेज करेगा तो इनको प्रॉफिट्स होगा। नेक्स्ट है आपका प्राइस मैकेनिज्म, कीमत संयंत्र क्या होता है? देखिए, कीमत संयंत्र वो सिस्टम होता है जिसमें बाज़ार में स्वतंत्रतापूर्वक मांग और जो पूर्ति होती है उनके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की कीमत निर्धारित होती है। ठीक है, इस प्रणाली में सभी जितनी भी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, जैसे कंजप्शन है, प्रोडक्शन है, एक्सचेंज है, डिस्ट्रीब्यूशन है, इन्वेस्टमेंट है, सेविंग्स हैं, ठीक है, ये और इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग वगैरह, ये सारी जितनी भी इकोनॉमी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग चलती है, यानी सेविंग्स हो सके और इन्वेस्टमेंट हो सके, पैसा ज़्यादा कमा सके, उस बेस पर ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, सरकारी हस्तक्षेप का अभाव। आपको पता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, सारा स्वामित्व निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है, तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है उसका कम ही रोल होता है। ये अपनी मर्ज़ी से कुछ भी काम कर सकती हैं, लेकिन अगर ऐसा लगता है कि ये एनवायरनमेंट को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, लोगों को ज़्यादा शोषण कर रहे हैं, कोई इलीगल वर्क है, तब यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है। ओके, अब आता है मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, यानी क्या है इसके लाभ और क्या हैं हानियाँ, गुण और दोष। पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है इसके गुण दोष क्या हैं? पहला है रिच वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुएं और जो सेवाएं होती हैं उनकी पर्याप्त मात्रा में वैरायटीज़ होती है, अलग अलग तरह की वस्तुएं सेवाएं ये बनाते हैं, उपभोक्ताओं की रुचि के अकॉर्डिंग सारी गुड्स और सर्विसेज होती हैं, बहुत सारी चीज़ होती है मार्केट में। सेकंड है प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का पूर्ण उपयोग। प्राइवेट जो सेक्टर होता है, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, यहाँ पर प्रोडक्शन के जितने भी फैक्टर्स होते हैं या कोई भी प्रोडक्शन में हेल्प करने वाली कोई भी चीज़ होती है, उन सब का प्रॉपर यूज किया जाता है, पूरा उपयोग होता है। यहाँ पर वेस्ट नहीं किया जाता किसी भी चीज़ को। अगर लेबर काम कर रही है तो उसको प्रॉपर उससे काम कराया जाएगा, वेस्टेज नहीं होती किसी भी तरह की, जितने भी रिसोर्सेज हैं प्रॉपर यूज होता है। प्रोडक्शन उसी अकॉर्डिंग किया जाता है जितना कि वेस्ट ना जाए, जितना मार्केट में इजीली जा सके।
थर्ड है इंड्यूसमेंट टू वर्क। ठीक है, यहाँ पर वर्क्स वगैरह के लिए मोटिवेट किया जाता है। एफिशिएंट प्रोडक्शन यहाँ पर एफिशिएंट होती है, यानी पर्याप्त होती है, जितनी इनको नीड होती है इतना वो कर लेते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, लोचशीलता। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, टाइम के अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज़ को चेंज कर सकते हैं। ओके, अब आता है लास्ट पॉइंट, डिमेरिट्स, मीन्स इसके अवगुण क्या क्या है। देखिए, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, धन का असमान वितरण। नॉर्मली 1-2 नंबर में पूछा जाता है धन का असमान वितरण क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, जो वहाँ पर हाई लेवल पर जो बड़ी बड़ी पोस्टेज पर लोग होते हैं वो उनकी इनकम ज़्यादा होती है। उसके बाद जैसे जैसे नीचे की तरफ बढ़ते हैं, लेबर्स हो गए हैं, वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं, उनसे ऊपर वाली पोस्ट वाले हैं, तो उनकी सैलरी उसी के हिसाब से होती है। तो काम तो सभी उतने ही टाइम करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ज़्यादा पैसा मिलता है, किसी को कम मिलता है। तो इसलिए यहाँ पर धन का समान वितरण नहीं होता। क्लास स्ट्रगल, वर्ग संघर्ष, यहाँ पर वर्ग संघर्ष होता है अमीर गरीब के हिसाब से। ठीक है, जात पात के हिसाब से तो खैर अब नहीं रहा, लेकिन अमीर गरीब के हिसाब से ज़्यादा है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, श्रमिकों का शोषण किया जाता है। श्रमिकों से काम बहुत ज़्यादा कराया जाता है, लेकिन उन्हें पैसे उतने ज़्यादा नहीं दिए जाते। उनकी बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं करते हैं, सिर्फ उनसे काम निकलवाना ही इनका मोटिव होता है। नेक्स्ट है वेस्टफुल कंपटीशन। यहाँ पर जो प्रतियोगिता होती है वो खर्चीलीपूर्ण होती है, बेवजह होती है, क्योंकि एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में एडवर्टाइजमेंट वगैरह कराना, प्रोडक्शन के लिए भी कई तरह से काम करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सेल को प्रमोट करना, उसके लिए कई बार बेतुके के खर्चे भी इन्हें करने पड़ते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची वाली कंपटीशन होती है। एंड फिफ्थ है लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन, समन्वय की कमी। यहाँ पर समन्वय जो होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, कोऑर्डिनेशन में कमी होती है कि वर्ग संघर्ष ही पाया जाता है। लोग एक दूसरे से प्रॉपर कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, अपने काम तक ही रिलेटेड रहते हैं। कई बार तो सिर्फ अपने काम तक ही सोचते हैं कि हमें तो यही करना है, बाकी कुछ होगा तो अपने आप देखेंगे। तो इस तरह से और भी कई सारे रीजन्स होते हैं, इन लोगों में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होता। तो इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है हमारा। एक क्वेश्चन और है जो मैं आपको बता देती हूँ, वो मैंने यहाँ पे नोट नहीं किया है। वो क्वेश्चन है 1929 में महामंदी का वर्णन करना है। देखिए 1929 में महामंदी का दौर था। ठीक है, महामंदी का टाइम आया था जिसमें यूरोप और उत्तरी अमेरिका जैसे बड़े देशों में प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट के लेवल में बहुत ज़्यादा गिरावट आई थी और पूरे वर्ल्ड पर इसका इफ़ेक्ट पड़ा था। मार्केट में जो वस्तुओं की डिमांड थी बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। फैक्ट्रीज़ वगैरह यूं ही पड़ी थे, बेकार पड़े थे। श्रमिकों से काम, जो लेबर्स वगैरह थे उनको काम से निकाल दिया गया था। तो यूएसए में 1929 से 1933 तक जो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट थी वो 3% से बढ़कर 25% हो गई। यानी 3% व्यक्ति पहले वहाँ बेरोज़गार थे, फिर वो 25% हो गए। यानी इतने लोगों को काम से निकालना पड़ा, इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी वहाँ फैल गई थी। ठीक है, और यूएसए में जो टोटल प्रोडक्शन हुआ था उसमें 33% की कमी आई थी, 33% की गिरावट थी। इन सभी जितने भी ये इवेंट्स हुए थे, जितनी भी ये सारी घटनाएं थी, उसके वजह से जो इकोनॉमिस्ट थे उनको सोचना पड़ गया कि एक्चुअल में क्या किया जाए कि इस कंडीशन से बाहर निकला जाए। ठीक है, ऐसी कौन सी इकोनॉमी बनाई जाए जहाँ पर बेरोज़गारी वगैरह को हटा दिया जाए। तो उन्होंने सोचा कि अपनी तरह से बहुत सारी पॉलिसीज़ वगैरह निकाली जिससे बेरोज़गारी को हटाया जा सके। ठीक है, तो जो इकोनॉमिस्ट हुए थे केन्ज, उन्होंने अपनी पुस्तक में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल के बारे में लिखा था कि महामंदी से निपटने के लिए उन्होंने कई सारे प्रयास किए थे और उनके इस प्रयास की वजह से काफ़ी चेंज हुआ और इसी वजह से जो मैक्रो इकोनॉमिक्स थी उसका उद्भव हुआ। मैक्रो इकोनॉमिक्स इसी वजह से आई थी। तो केन्ज का काफ़ी रोल रहा है यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए।
तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, साथ में चैप्टर भी। और 1929 की जो इकोनॉमी है, मोस्टली इन्होंने जो रिच कंट्रीज़ की वजह से जो इफ़ेक्ट आया था, यूरोप और यूएसए, उसकी वजह से पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पे इफ़ेक्ट पड़ा था, उसी की रिगार्डिंग है ये। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स उसके बाद ही लाई गई। सो वी कंप्लीट द टॉपिक।